इस स्टोरी का डालने को मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों ने टारगेट पूरा कर दिया इसलिए डाल रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर टारगेट 250 लाइक्स और 80 कमेंट्स। चैप्टर 18। वायु कुछ नहीं बोला तो उधर से फिर से आवाज आई, कब तक सिर्फ लड़की की आंखें ही अपने दिल के अंदर बसा कर रखेगा? तूने तो उसे लड़की का चेहरा भी नहीं देखा है, और उस पर से 21 साल का उम्र में तूने 20 लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाकर रखा है, यह सब जानते हैं। फिर भी तुझे वह नकाब वाली लड़की ही चाहिए। उसकी बात पर वायु बोला, 20 लड़कियों को गर्लफ्रेंड रखने के बावजूद इतनी किसी की औकात नहीं जो वायु को छू सके। 20 गर्लफ्रेंड होने के बावजूद किसी की औकात नहीं जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। 20 गर्लफ्रेंड होने के बावजूद किसी की औकात नहीं जो वायु को अपनी ओर खींच सके। तभी उधर से फिर से कड़क आवाज आई, बस रहने दे अपना शेर, बस यह याद रख तू अभी सिर्फ 22 साल का है, और यह उम्र कोई साधु संत बनने का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को खुलकर जीने का होता है। तो वायु हंसते हुए बोला, जिस दिन वह जिंदगी में आएगी तभी वायु खुलकर हंस पाएगा और खुलकर जी पाएगा। इतना बोलकर वह फोन काट देता है। अगला दिन। राजावत मेंशन। राजावत फैमिली। परशुराम राजावत शिवांश के दादाजी, पल्लवी राजावत शिवांश की दादी जी, विवेक राजावत शिवांश के पापा, आंचल रैना शिवांश की मम्मी। इनके 2 बच्चे हैं, शिवांश उम्र 28 साल और श्रिया उम्र 25 साल। विपिन राजावत शिवांश के चाचा, कोयल रैना शिवांश की चाची। नोट: आंचल और कोयल की दोनों सगी बहनें हैं। विपिन राजावत के 2 बच्चे हैं, विनी राजावत और एक आप बताओ। कहानी पर आते हैं। परशुराम राजावत अपने कड़क आवाज में अपने दोनों बेटे से बोले, कब आ रहा है नालायक? तो विपिन जी ऑकवर्ड स्माइल देते हुए बोले, पापा उसी से पूछ लो ना फोन से। उनकी बात पर परशुराम राजावत का पारा हाई हो गया। तभी उन्हें में गेट से शिवांश अंदर आते हुए देखा। उन्हें देखकर वह तुरंत आगे बढ़े और फिर से अपने कड़क आवाज में बोले, शिवांश जहाँ है वहीं पर रुक जाओ। अपने दादाजी की बात सुनकर शिवांश वहीं पर रुक गया। तभी परशुराम जी बोले, क्या तुम्हारे नालायक से बात हुई है? तो शिवांश बोला, क्यों आप लोगों की नहीं हुई न? इतना बोलकर वह एक कुटिल स्माइल पास कर देता है। उसकी बात पर तीनों मिल मेंबर्स उसे घूरने लगे तो वह सीधा जाकर अपनी मम्मी आंचल जी के गले लगते हुए बोला, मॉम नालायक इन लोगों को भाव नहीं देता है तो यह मुझसे पूछ रही हैं। तभी विपिन जी आगे आते हुए बोले, बेटा सच सच बताओ, क्या वो इंडिया आ रहा है इस बार रक्षाबंधन में? तो शिवांश भी सीरियस होते हुए बोला, नहीं पता है छोटे पापा, उसके मिजाज के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन उसका दोस्त बोला है कि वह कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया ले आए इस बार। उसकी बात पर सब लोग खुश हो गए। उन्हें अपने अंदर उम्मीद की किरण दिखाई दी कि शायद इस बार उनका नालायक वापस घर आ जाए। तभी शिवांश सबको बाय बोलकर अपने कमरे में चला गया। माँ अपने कमरे में आने के बाद उसे नायरा की याद आई और वह सीधा बेड पर लेट गया और बेड पर लेटे-लेटे उसे अपने केबिन की बातें यादें आने लगी कि नायरा उसके हाथों से निकाला हुआ खाना किस तरह खाना खा रही थी। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में अनामिका सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रही थी। तभी उसके पास उसकी मम्मी आई और हाथ पकड़कर बोली, मुझे आपको कुछ बताना है। वहीं उनके हाथों में कंपकपी थी। अनामिका सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रही थी। तभी उसके पास उसकी मम्मी आई और हाथ पकड़कर बोली, मुझे आपको कुछ बताना है। वहीं उनके हाथों में कंपकपी थी। तो अनामिका उनके दोनों हाथों को पकड़कर बोली, हाँ माँ बोलिए, क्या बोलना है आपको? तो वो मिस्टर सिंघानिया की ओर देखती है तो वह इशारा करते हैं। तो वह आगे बोली, अनामिका बच्चा, आपके जाने के बाद मुझे और आपके पापा दोनों को बेटी की कमी खलने लगा, जिसके कारण हम लोगों ने एक प्यारी बेटी गोद लिया है जिनका नाम है नायरा। वहीं उनकी बात सुनकर एक बार के लिए तो अनामिका का आंख लाल हो गया, क्योंकि उसे माहिरा याद आने लगी, कैसे उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था।
लेकिन वह जैसे ही अपनी मम्मी की आंखों में नमी देखती हैं, वह उनके आंखों को पोंछते हुए बोली, यह तो अच्छा बात है, मुझे भी एक बहन मिल गई। चैप्टर 19। लेकिन वह जैसे ही अपनी मम्मी की आंखों में नमी देखती हैं, वह उनके आंखों को पोंछते हुए बोली, यह तो अच्छा बात है, मुझे भी एक बहन मिल गई। उनकी बात पर उसकी मम्मी खुश हो गई और बोली, अनामिका बच्चा, मुझे आपसे कुछ और भी बात करना है। तो अनामिका असमंजस में अपनी मम्मी को देखने लगी तो वह बोली, मुझे पता है कि आप अभी अभी आए हो, लेकिन अगर बात जरूरी नहीं होता तो मैं आपको नहीं बताती। तो अनामिका भी ध्यान से उनकी बात सुनने लगी तो मिसेस सिंघानिया बोली, नायरा, आज से 2 महीना पहले तक हम सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, हम सब के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन पता नहीं 2 महीने से वह हमसे न ठीक से बात करती है, न ठीक से खाना खाती है। वह बस अपने कमरे और अपने ऑफिस में रहती है। क्यों न एक बार आप बात कर देखो, क्या पता हुआ आपको कुछ बता दे। उनकी बात सुनकर अनामिका हैरान हो जाती है, लेकिन वह अपने मम्मी को आश्वासन देते हुए बोली, ओके मम्मी, ठीक है, फिर मैं न्यारा दीदी से बात करके आती हूँ। इतना बोलकर वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, तभी पीछे से उसकी मम्मी बोली, उसका कमरा आपके रूम के सामने वाला है। तो अनामिका हमें सर हिलाकर ऊपर चली गई। वहीं नायरा के कमरे में न्यारा नीचे अपने घुटनों के बल अपने मुंह को दबाकर सिसक रही थी। उसकी आंखें भी लाल थी, जिससे मालूम चल रहा था वह काफी वक्त से रो रही है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया तो उसने फोन पिक किया तो उधर से आवाज आई, मैम रिपोर्ट पॉजिटिव निकला, यू आर प्रेग्नेंट। यह सुनकर न्यारा के आंखों से और भी ज्यादा आंसू बहने लगे और उसके हाथ अपने आप ही अपने पेट पर चले गए और वह रोते हुए बोली, आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने शिवांश सिंघानिया कि तुमने मेरा रेप किया। तुम तो जानते थे ना कि मैं अपनी फैमिली से कितना प्यार करती हूँ और उनके आंखों में हमेशा अपने लिए गर्व भरी नजर देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं अपने किस मुंह से उनको अपना चेहरा दिखाऊं। इतना बोलकर अब अपने दोनों हथेलियां को अपने मुंह पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके कानों में गेट लॉक करने की आवाज गई। उस आवाज को पाते ही वह जल्दी से उठी और अपने कपड़े को सही करते हुए आंसुओं को पोंछकर खुद को ठीक करके जल्दी से जाकर दरवाजे को खोलती है तो उसके सामने अनामिका थी। वह अनामिका की खूबसूरती देखकर एक बार के लिए उसके में ही खो गई। वही अनामिका का भी यही हाल था, वह भी नायरा के गोरे चेहरे, छोटे छोटे आँख, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई इसी पर टिका हुआ था। वही न्यारा को उसकी मॉम ने बता दिया था कि उसकी छोटी बहन अनामिका उसको मिलने आने वाली है, इसलिए वह तुरंत अनामिका के हाथ को पकड़कर बोली, लिटिल सिस्टर अंदर आओ। चैप्टर 20। वह अनामिका की खूबसूरती देखकर एक बार के लिए उसके में ही खो गई। वही अनामिका का भी यही हाल था, वह भी नायरा के गोरे चेहरे, छोटे छोटे आँख, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई इसी पर टिका हुआ था। वही न्यारा को उसकी मॉम ने बता दिया था कि उसकी छोटी बहन अनामिका उसको मिलने आने वाली है, इसलिए वह तुरंत अनामिका के हाथ को पकड़कर बोली, लिटिल सिस्टर अंदर आओ। इतना बोलकर वह उसके हाथ को पकड़कर ले जाकर अपने बेड पर बैठा देती है और फिर अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से मसलते हुए बोली, लिटिल सिस्टर, मुझे आपसे कुछ बात करना है। वही अनामिका की तो नजर सिर्फ और सिर्फ नायरा की आंख पर थी, जो कि अभी भी लाल थी और उसमें कुछ आंसू के बूंद भी थे जिसे वह खूबी छुपी हुई थी। तभी नायरा फिर से बोली, लिटिल सिस्टर, कहाँ खो गई तुम? तो अनामिका बोली, कहीं नहीं दी, बोलिए आप। तो नायरा अपने घुटनों के बल बैठकर अनामिका के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोली, लिटिल सिस्टर, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि मॉम डैड ने मुझे क्यों गोद लिया, बल्कि तुम्हें क्यों नहीं ढूंढा। लेकिन यह सब बात गलत है। मॉम डैड तुम्हें बहुत ढूंढे, लेकिन तुम नहीं मिली, तब जाकर उन्होंने मुझे गोद लिया। और हाँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम बोलोगी तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी और कभी भी मॉम डैड का शक्ल तक नहीं देखूंगी। यह सब बोलते वक्त उसके आंखों में नमी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसके कारण अनामिका तुरंत उसके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए बोली, नायुदी, अभी तो आपने मुझे लिटिल सिस्टर बोला, फिर क्यों घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो?
हम दोनों साथ में भी तो रह सकते हैं और साथ में भी तो अपने भाइयों को मजा चखा सकते हैं। उसकी बात पर न्यारा हंसने लगी, लेकिन उसके हंसी में भी साफ साफ उसका दुख दिखाई दे रहा था, जिसे अनामिका बखूबी महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद अनामिका बोली, नायुदी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अनामिका की बात सुनकर नायरा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वह जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, हाँ लिटिल सिस्टर, मुझे क्या हुआ होगा? अगर मुझे कुछ होता तो मैं मॉम डैड को नहीं बतलाती। तो अनामिका बोली, लेकिन नायुदी, मॉम डैड ने कहा है कि आप 2 महीने से सिर्फ कमरे और ऑफिस ही जाया करती है, ऐसा क्यों? तो न्यारा अपने चेहरे को इधर उधर घुमाती है। तो अनामिका बोली, दी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो? तो नायरा बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं अनु, बल्कि सब कुछ ठीक है, वह मुझे बस ऑफिस की टेंशन रहती है। तुम्हें तो पता ही है ना, मैं रिपोर्टर हूँ, तो कहाँ कहाँ का न्यूज़ मुझे चलाना पड़ता है, उसी की बस टेंशन रहती है, जिसके चलते मैं कमरे से बाहर नहीं आ पाती। तो अनामिका फिर बेड से खड़े होते हुए बोली, ठीक है फिर, ओके दी, बाय, मैं चलती हूँ। तो न्यारा भी हाँ में सिर हिला देती है। उसके बाद अनामिका कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद न्यारा जल्दी से गेट को लॉक करके फिर से रोने लगती है और बोली, कैसे बताऊं अनामिका कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी बिना शादी के। अगर किसी को पता चल गया तो सिंघानिया फैमिली पर कितना बड़ा आंच आ जाएगा, और अगर तुम्हें इसके बारे में पता चलता तो न जाने तुम मेरे बारे में क्या सोचती। यह सब सोचते सोचते वह जाकर बिस्तर पर सिकुड़ कर लेट कर रोने लगती है। थोड़ी देर तक रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। अनामिका जब नायरा के कमरे से निकली तो वह कुछ सोचते हुए बोली, क्या न्यारा दी मुझसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि उनके आंखों में आंसू था। यह सब सोचते सोचते वह सीढ़ियों के नीचे आई, तभी उसे अपने मॉम और डैड दिखे, जो उसे ही अपनी आस भरी नजरों से देख रहे थे। तो अनामिका जाकर अपनी मॉम के हाथ पकड़कर बोली, मॉम दी को कुछ नहीं हुआ है, उन्हें बस थोड़ा स्ट्रेस हो गया है काम को लेकर। उसकी बात पर मिसेस सिंघानिया खुश हो गई और तुरंत उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोली, थैंक यू बेटी कि तुमने मेरी बातों को समझा और न्यारा से बात किया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे पास अब मेरी दोनों बेटियां रहेगी। मिसेस सिंघानिया की बात पर मिस्टर सिंघानिया के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वही अनामिका के भी अनजाने में होंठ मूर गए। तभी अनामिका के पास कॉल आया तो उसने फोन उठाकर अपने कान पर लगाया तो उधर से नकुल बोला, बॉस रेसिंग क्लब में बहुत बड़ा लफड़ा हो चुका है, आपको आना पड़ेगा। ये सुनकर अनामिका अपने फोन को बिना काटे पॉकेट में रखती है और फिर अपने मॉम डैड की और मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा डैड, क्या मैं कुछ देर में वापस आऊं? तो मिस्टर सिंघानिया जाकर उसके गाल को सहलाते हुए बोले, क्यों नहीं बेटी, जी जाओ और जल्दी आना। तो अनामिका मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। सिंघानिया मेंशन के बाहर आने के बाद अनामिका फिर से अपने फोन को कान पर लगाकर बोली, मैटर क्या हुआ? तो नकुल बोला, बॉस पता नहीं, 2 रेसिंग मेंबर्स के ग्रुप बीच में रेसिंग क्लब में झगड़ा हो गया है और उन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चैप्टर 21। नकुल बोला, बॉस पता नहीं, 2 रेसिंग मेंबर्स के ग्रुप बीच में रेसिंग क्लब में झगड़ा हो गया है और उन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हमने फिलहाल के लिए तो शारीरिक हमले रोक दिया है, लेकिन जुबानी लड़ाई अभी भी चल रही है और सबसे ज्यादा खतरनाक तो एक 20 साल का लड़का है। अरे वह इतना ज्यादा बोलता है कि सामने वाला उसकी बात सही से सुन भी ना पाए, लेकिन लड़कियां उस पर मिट्टी है, क्योंकि उसके लुक्स और टैलेंट दोनों ही बहुत कयामत ढाते हैं। और उस पर से उसका फ्लर्ट करने का स्टाइल लड़कियों से अलग ही लेवल का है। वही उसकी बात सुनकर अनामिका चिढ़ जाती है और वह अपने चिढ़ते हुए आवाज में बोली, अगर तुझे इतना ही वह लड़का पसंद आ गया तो जा कर लेना उससे शादी। क्यों यहाँ मेरा दिमाग सटका रहे हो? इतना बोलकर वह फोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ नकुल अभी भी सदमे में खड़ा था कि उसकी बॉस किस तरह का लैंग्वेज यूज कर रही है, और फिर वह अपना ख्याल झटक कर तुरंत वहां से दूसरी तरफ चला जाता है, जहां पर उसे दूर से ही 2 ग्रुप दिखाई दे रहा था।
एक ग्रुप का शर्ट का कलर रेड था और दूसरे ग्रुप का शर्ट का कलर ब्लू था। वह दोनों ग्रुप जुबानी लड़ाई लड़ रहे थे और उसके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। नकुल जल्दी जल्दी आगे बढ़कर थोड़ी ही देर में उन दोनों ग्रुपों के पास आकर बोला, तुम दोनों रेसिंग क्लब ग्रुप के मेंबर के कप्तान हो और तुम ही दोनों इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हो तो तुम्हारे टीम का मेंबर्स क्या सीखेंगे? उसकी बात पर रेड शर्ट वाले टीम का कैप्टन बोला, नौकर हो नौकर की तरह रहो, भूलो मत मैं कौन हूँ। मैं श्रेय हूँ, द कैप्टन ऑफ लीडिंग स्पोर्ट्स टीम। वही उसकी बात नकुल को पसंद नहीं आया और वह आगे बढ़कर सीधा उस लड़के के आंखों में देखते हुए बोला, ये जो तेरा गुरूर है ना बहुत जल्द टूट जाएगा। तेरे से ज्यादा अच्छे अच्छे रेसर देखा है, चल निकल यहाँ से। वहीं नकुल की बात सुनकर दूसरा ग्रुप यानी कि ब्लू कलर वाला ग्रुप जोर जोर से हंसने लगा। तभी उसका कप्तान बोला, देख ले श्रेय, तेरा क्या औकात रह गया है। चैप्टर 22। वहीं उसकी बात नकुल को पसंद नहीं आया और वह आगे बढ़कर सीधा उस लड़के के आंखों में देखते हुए बोला, ये जो तेरा गुरूर है ना बहुत जल्द टूट जाएगा। तेरे से ज्यादा अच्छे अच्छे रेसर देखा है, चल निकल यहाँ से। वहीं नकुल की बात सुनकर दूसरा ग्रुप यानी कि ब्लू कलर वाला ग्रुप जोर जोर से हंसने लगा। तभी उसका कप्तान बोला, देख ले श्रेय, तेरा क्या औकात रह गया है। और फिर वह लड़का श्रेय के कानों के पास झुककर धीमे से बोला, आइंदा से कभी भी मेरी छोटी सिस्टर के बारे में कुछ घटिया बातें मत बोलना, वरना आज तो सिर्फ तू इस रेसिंग क्लब से बैन होगा सजा के तौर पर, लेकिन अगर मैं अपने पर आ जाऊं तो तुझे पूरी तरह से बैन करवा दूंगा। वहीं नकुल को लगा कि ब्लू टीम का कैप्टन जानबूझकर रेड टीम के कप्तान श्रेय को उकसा रहा है। उसे पता था कि दोनों ग्रुप के बीच में हाथापाई हुआ है, लेकिन उसे उसकी वजह नहीं पता था। इसलिए वह तुरंत ब्लू टीम के कप्तान को देखते हुए बोला, तुम्हें इसी वक्त इस टूर्नामेंट से डिसक्वालीफाई किया जाता है, क्योंकि आपने सबसे पहले लीडिंग स्पोर्ट्स टीम के कप्तान के ऊपर हाथ उठाया, और हाथ तो उठाया ही साथ में उसके ऊपर अपने मुक्के और लातों की बरसात की। नकुल ये सब बातें गुस्से में बोल देता है, लेकिन असलियत में वो जिस इंसान के बारे में अनामिका को फोन पर कह रहा था वह कोई और नहीं बल्कि ब्लू टीम का कैप्टन ही था। वहीं नकुल को बात सुनकर रेड टीम का कप्तान का हाथ पैर थरथराने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और फिर श्रेय की ओर इशारा करते हुए बोला, आप नहीं जानते मिस्टर नकुल ये कितना घटिया आदमी है और मैंने क्यों इसके ऊपर अपना हाथ उठाया। तभी ब्लू टीम के ही मेंबर्स में से एक और लड़का आगे आया और बोला, मिस्टर नकुल प्लीज ऐसा मत करिए, आप हमारे टीम को कैप्टन को इसी तरह डिसक्वालीफाई और बैन मत कीजिए। अगर यह हमारे टीम से बैन हो जाएगा। ये सुपर रेसिंग टीम का सबसे स्ट्रांग और फेमस मेंबर है, प्लीज ऐसा कुछ मत करिए जिससे इसका भविष्य खराब हो जाए, यह अभी मात्र 20 साल का है। उसकी बात पर नकुल गुस्से में अपना मुंह फेरते हुए बोला, अभी सिर्फ डिसक्वालीफाई और 1 साल के लिए बैन किया है, और अगर तुम लोगों में से फिर से किसी ने किसी पर हाथ उठाया तो मैं उसे परमानेंट बैन कर दूंगा। इतना बोलकर वह अपने बॉडीगार्ड को अपनी और इशारा करते हुए बोला, जब तक बॉस ना आ जाए इनका खातेदारी करो, और वह आए तो उन्हें इस दोनों टीम के पास लाना और यहाँ जो कुछ भी हुआ है सब बता देना। इतना बोलकर वह वहां से चला गया। वही ब्लू टीम का कैप्टन वहीं पर सुन्न हो गया था। तभी उसके कानों में श्रेय की हंसी सुनाई दी, तूने मुझ पर हाथ उठाया था ना, देख अब तू कैसे बैन हो गया, वह भी पूरे 1 साल के लिए। अब तू 1 साल तक कभी भी कार के कोई भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो जानता है यह टूर्नामेंट इंडिया का सबसे बड़ा रेसिंग टूर्नामेंट है। इसलिए अगर तू यहाँ से बैन होगा तो बाकी भी टूर्नामेंट से बैन हो जाएगा, और अगर तू 1 साल तक पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो तेरा नाम, तेरा पहचान, तेरा जो कि पहले सिर्फ था, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। इतना बोलकर वह एक खतरनाक हंसी हंसने लगा। वही रेड टीम के मेंबर्स जब अपने टीम को इतना खतरनाक हंसी हंसते हुए देखते हैं तो वह सब भी ब्लू टीम के ऊपर हंसते हुए मजाक बनाने लगे। वही ब्लू टीम के कप्तान को तो जैसे कुछ होश ही नहीं था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गया हो।
तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वह अपनी नजरें घुमाकर देखता है तो उसकी ही टीम का एक मेंबर और उसका दोस्त उसके सामने था। उसे देखकर भी कैप्टन कुछ नहीं बोला तो वह लड़का बोला, देख तू अभी निराश मत हो। देखा नहीं नकुल सर ने अभी अभी क्या कहा? उनके बॉस यहाँ पर आ रहे हैं और अगर वह तुम्हारे बात सुन लेंगे तो तुम्हारे ऊपर से बैन भी खत्म हो जाएगा। अब चल पहले तू कुछ बैठ कर खा ले। इतना बोलकर वह उसके हाथ को पकड़ कर ले जाकर एक चेयर पर बैठा देता है। वही श्रेय को तो एआई का चुप्पी देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वह आगे बढ़कर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, हाँ तो तूने क्या कहा था कि तेरी बहन आ गई है और आज तू रेस खत्म करके उससे मिलने जा रहा है, और मैंने बस बोल दिया था कि तेरी बहन कितनी हॉट है कि तू उसे देखने लिए भाग जा रहा है। और अगर इतना ही हॉट है तो क्यों न उसे मेरी गर्लफ्रेंड बनाओ ताकि मैं उसका जवानी का मजा चख सकूं। तो मैंने क्या गलत बोल दिया? और वैसे भी तूने ही तो कहा था तेरी बहन तुझसे 1 साल बड़ी है, तो वह जवान तो होगी ही ना। और जवान है तो अभी वह उसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही एआई अपने राइट हैंड को मुक्का बनाता है और सीधा उसके नाक पर दे मारता है और फिर उसके आंखों में अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, यह आदित्य सिंघानिया भले ही अपना सब कुछ खो दे लेकिन अपना ईमान और अपनी बहन का इज्जत कभी भी नहीं खो सकता। इतना बोलकर वह एक और मुक्का उसके नाक पर दे मारता। देखते ही देखते फिर से लड़ाई शुरू हो चुका था, जिसे देखकर आसपास के बॉडीगार्ड जल्दी से आकर उनके लड़ाई को छुड़वाकर उन्हें अलग अलग करके थोड़ी दूर पर बैठा देते हैं। चैप्टर 23। मैंने क्या गलत बोल दिया? और वैसे भी तूने ही तो कहा था तेरी बहन तुझसे 1 साल बड़ी है, तो वह जवान तो होगी ही ना। और जवान है तो अभी वह उसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही एआई अपने राइट हैंड को मुक्का बनाता है और सीधा उसके नाक पर दे मारता है और फिर उसके आंखों में अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, यह आदित्य सिंघानिया भले ही अपना सब कुछ खो दे लेकिन अपना ईमान और अपनी बहन का इज्जत कभी भी नहीं खो सकता। इतना बोलकर वह एक और मुक्का उसके नाक पर दे मारता। देखते ही देखते फिर से लड़ाई शुरू हो चुका था, जिसे देखकर आसपास के बॉडीगार्ड जल्दी से आकर उनके लड़ाई को छुड़वाकर उन्हें अलग अलग करके थोड़ी दूर पर बैठा देते हैं। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पे वायु और उसका दोस्त आहिर दोनों इस वक्त मास्क में थे और अभी अभी उनका फ्लाइट अर्जेंटीना से इंडिया में लैंड हुआ था। तभी वायु आहिर से बोला, क्या सभी को पता है कि हम आ रहे हैं? तो अहीर अपनी आंखें चुराते हुए बोला, मैंने आपके बड़े भाई को बोल दिया है कि आप इंडिया आ रहे हो। तो वायु अपनी खुन्नस भरी नजरों को आहिर पर डालते हुए बोला, तो अगर यह बात तुमने उन्हें बता दिया है तो उन्होंने क्या बोला है? तो अहीर बोला, उन्होंने बोला है कि उन्हें उनकी जान मिल गई। तो आयु अपने आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोला, व्हाट द हेल इज दिस? तभी उनके सामने लगभग 5 से 10 बॉडीगार्ड आकर उन्हें गगरीट करते हुए बोले, सर यहाँ है कार। तो वायु बिना वक्त गवाए सीधा जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। तभी उसके कानों में आहिर जो कि ड्राइव कर रहा था उसकी बात सुनाई दिया, वैसे तेरी 20 गर्लफ्रेंड में से 5 इंडिया की भी है। तो वायु कुछ नहीं बोला, जिस पर अहीर बोला, और अगर तेरी सो कॉल गर्लफ्रेंड तेरे घर तक पहुंच जाएगी तो तू क्या करेगा? तो आयु बोला, उन सबको बस पैसे से मतलब है, टाइम पर बस पेमेंट कर देना, और खबरदार अगर किसी का भी नजर मेरे घर पर पड़ा तो। तभी उसका फोन रिंग हुआ तो वह फोन उठाता है तो उधर से एक लड़की की आवाज आई, नालायक आ रहे हो कि नहीं इस बार रक्षाबंधन में? तो आयु कस के अपनी आंखें बंद करके बोला, पहली बात मैं नालायक नहीं हूँ। और वीनू तू कब से यह सब लैंग्वेज सीख ली? तो वीनू बोली, जब से तू अपनी बहन को छोड़कर गया है उस लड़की के चक्कर में। तुझे पता था ना कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तू मुझे अकेला छोड़कर चला गया। तो वायु बोला, देख अब रोना धोना मत स्टार्ट कर देना वरना मैं नहीं आने वाला रक्षाबंधन पर। उसकी बात सुनकर विनी खुशी से चिल्लाते हुए बोली, इसका मतलब आप आ रहे हो भाई? तो वायु बोला, एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ। तो वायु बोला, एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ। तो बिन्नी चिल्लाते हुए बोली, रुको मैं अभी मम्मी पापा सबको बताकर आती हूँ।
इतना बोलकर वह जाने ही वाली होती है, तभी उसके कानों में वायु की आवाज गई, विनी किसी को भी मत बताना, मैं सबको सरप्राइज दूंगा। तो बिनी बोली ठीक है भाई, जल्दी से घर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलाऊंगी। इतना बोलकर वह फोन काट देती है। वही वायु तो अभी भी अपने फोन को घूर रहा था और फिर अपने सख्त आवाज में अहीर से बोला, पता करो विनी का बॉयफ्रेंड कौन है और कैसा है वो लड़का। क्या वो उस सच में विनी से प्यार करता है या फिर टाइम पास कर रहा है। तो अहीर अपने मन में बोला, अगर मैंने इसे बताया कि आर्यन सिंघानिया विनी से प्यार करता है तो यह अभी मेरा हाथ पैर तोड़कर नीचे जमीन में दफन देगा। लेकिन अगर नहीं बताया तो आर्यन सिंघानिया मुझे जमीन में दफन देगा, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा विनी से प्यार करता है। इसलिए वह डरते हुए बोला वायु। तो वायु अपनी नजरों को उस पर डालता है तो अहीर आगे बोला, मुझे तुझे एक बात बताना था। तो वायु कुछ नहीं बोला। तो अहीर आगे बोला, तू तो आर्यन सिंघानिया को जानता ही होगा। आर्यन सिंघानिया के नाम आते ही वायु के कान खड़े हो गए और वह बोला, उसके बारे में क्यों बात करना है। तो आहिर डरते हुए बोला, तू और हम सब जानते हैं कि आर्यन किसी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तो वायु बोला, हाँ तो अहीर बोला, पता है वह लड़की कौन है जिससे आर्यन सिंघानिया इतना प्यार करता है। तो वायु बोला, मुझे जानने की जरूरत नहीं है जब तक बात मेरे या फिर मेरे फैमिली के ऊपर ना आए। तो अहीर चीखते हुए बोला, पहले सुन तो लो यार। तो वायु चुप हो गया। तो अहीर बोला, वह जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है वह कोई और विनी ही है। अहीर की बात सुनकर वायु का दिमाग खराब हो गया और वह चिल्लाते हुए बोला, एक शब्द नहीं उसके बारे में, और मुझे अपनी विनी के लिए वह बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। चैप्टर 24। अहीर की बात सुनकर वायु का दिमाग खराब हो गया और वह चिल्लाते हुए बोला, एक शब्द नहीं उसके बारे में, और मुझे अपनी विनी के लिए वह बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। वायु की बात सुनकर अहीर कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, सुना है आर्यन सिंघानिया की खोई हुई बहन मिल चुकी है और वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो वायु अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोला, तो मुझे क्यों बता रहे हो। तो अहीर बोला, क्यों ना तू उसके बहन को भी पटाकर अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। तो वायु उसे अपनी आंखें दिखा देता है। तो अहीर बोला, देख मैं तुझे एक बात क्लियरली बोल देता हूँ, वह आर्यन सिंघानिया तेरी बहन विनी से बहुत प्यार करता है और मैं जानता हूँ सिंघानिया ब्रदर को। वह कभी भी अपने प्यार और ऑब्जेक्शन को नहीं छोड़ते। तो मुझे नहीं लगता कि आर्यन सिंघानिया विनी को छोड़ेगा, वह उसे कैसे भी पाकर ही रहेगा। तो इस बार अहीर की बात सुनकर वायु का आंख लाल होने लगा और वह अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए बोला, मेरी विनी के लिए मुझे आर्यन सिंघानिया बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरी विनी कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई भी पालेगा। उसके लिए मैं खुद से लड़का ढूंढ लूंगा और वह लड़का हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि मैं विनी को कभी किसी के पास नहीं जाने दूंगा। वही आहिर उसकी बात सुनकर चुप हो गया। दूसरी तरफ रेसिंग क्लब। अनामिका की कार इसी क्लब के सामने रुकता है। तो अनामिका कार से उतरकर जैसे ही अंदर जाने को हुई, उसके सामने एक हट्टा खट्टा बॉडीगार्ड आकर बोला, बॉस नकुल सर ने मुझे भेजा है। तो अनामिका बिना ज्यादा कुछ रिएक्ट किए बोली, कहाँ है वह दोनों ग्रुप। तो बॉडीगार्ड बोला, चलिए बॉस मेरे साथ। तो अनामिका उसके पीछे पीछे चल दी। थोड़ी देर बाद वह बॉडीगार्ड अनामिका के साथ श्रेय और आदित्य के ग्रुप के सामने आकर रुका। वहीं जब दोनों ग्रुप के लड़के इतनी खूबसूरत लड़की को यहाँ पर देखे तो वह तुरंत अपने अपने चेयर से खड़े हो गए। वहीं अनामिका को देखकर श्रेय के चेहरे पर एक अजीब सी हवस भरी स्माइल आ गई, जिसे आदित्य ने देख लिया था और उसने कस के अपनी मुट्ठी बांध ली। चैप्टर 25। थोड़ी देर बाद वह बॉडीगार्ड अनामिका के साथ श्रेय और आदित्य के ग्रुप के सामने आकर रुका। वहीं जब दोनों ग्रुप के लड़के इतनी खूबसूरत लड़की को यहाँ पर देखे तो वह तुरंत अपने अपने चेयर से खड़े हो गए। वहीं अनामिका को देखकर श्रेय के चेहरे पर एक अजीब सी हवस भरी स्माइल आ गई, जिसे आदित्य ने देख लिया था और उसने कस के अपनी मुट्ठी बांध ली।
वहीं अनामिका को भी महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, इसलिए वह तुरंत अपनी नजरों को श्रेय की ओर करती है तो वह डर के मारे अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तभी वह बॉडीगार्ड आदित्य की ओर इशारा करते हुए बोला, यही वह लड़का है जिसने सबसे पहले श्रेय के ऊपर हाथ उठाया और नकुल सर ने सजा के रूप में इसे 1 साल के लिए बैन कर दिया है। तब जाकर अनामिका का नजर आदित्य के ऊपर गया, जिसका चेहरा गोल मटोल और गाल फुला हुआ था, रंग हल्का उजाला था। उसे एक पल के लिए यह लड़का बहुत क्यूट लगा, लेकिन जैसे ही उसने उसकी हरकतें सुनी वह तुरंत अपने कड़क आवाज में बोली, मिस्टर आदित्य, क्या मैं जान सकती हूँ आपने क्यों मिस्टर श्रेय पर हाथ उठाया? अनामिका कोई ऐसी इंसान नहीं थी जो बिना रीजन जाने किसी को भी पनिश कर दे, इसलिए वह सबसे पहले जानना चाहती थी कि आखिर क्यों इतना फेमस रेसर आदित्य ने एक फेमस दूसरे ग्रुप के कप्तान के ऊपर हाथ उठाया। अनामिका की बात सुनकर आदित्य कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने कस के अपनी आंखें बंद करके बोला, मैं इन्हें क्लियरली भी नहीं बता सकता कि यह घटिया इंसान मेरी बहन के बारे में क्या बातें बोल रहा था, वरना मेरी बहन का बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगा। और अभी तो मैं अपनी बहन से मिला भी नहीं हूँ। अगर उसे यह मालूम चल गया कि मेरी वजह से उसकी बदनामी हुआ तो वह कहीं मेरा शक्ल भी देखना न चाहे। और अनजाने में ही उसकी नजर अनामिका के ऊपर ठहर गया और फिर वह उसको देखते हुए खुद से ही बोला, कितनी प्रीटी गर्ल है और यह इतने एरोगेंट तरीके से क्यों बोल रही है, और इसे क्यों जानना कि मैंने इस बेहुदा इंसान पर हाथ क्यों उठाया। वहीं आदित्य को जवाब ना देता देख अनामिका को गुस्सा आया और वह थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, मिस्टर आदित्य, लगता है आपको अब रेसिंग से इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तभी तो आपको अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है। वहीं आदित्य को डांट खाते देख श्रेय को बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। तभी आदित्य अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाते हुए बोला, अगर मैं यह कहूं कि श्रेय बहुत ही घटिया बातें कर रहा था लड़कियों के बारे में तो? उसकी बात पर श्रेय के टीम मेंबर्स श्रेय को देखने लगे, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे लड़के थे जो श्रेय के लिए आदित्य से लड़ते झगड़ते रहते थे। चैप्टर 26। उसकी बात पर श्रेय के टीम मेंबर्स श्रेय को देखने लगे, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे लड़के थे जो श्रेय के लिए आदित्य से लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन वह कभी भी किसी लड़की को बेइज्जत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह किसी और के घर की लक्ष्मी को बेइज्जत करेंगे तो एक दिन जरूर उनके घर के भी लक्ष्मी को बेइज्जती सहनी होगी। इसलिए वह सारे लड़के घूर कर श्रेय को देखने लगे तो श्रेय तुरंत बोला, आदित्य, तू झूठ क्यों बोल रहा है, मैंने ऐसा कब कहा? तो आदित्य भी गुस्से में बोला, देख, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो किसी पर भी हाथ उठा दूं। मैंने तुझ पर हाथ इसलिए उठाया क्योंकि तूने मेरी बहन। इतना बोलकर वह चुप हो गया। वहीं उसे चुप होता देख श्रेय बोला, बोल बोल, आगे बोल, क्या बोल रहा था तेरी बहन? तभी अनामिका बोली, मिस्टर आदित्य, क्लियर बात समझाइए। तो आदित्य इस बार लंबी सांस लेते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि पहले आप कौन हैं? वहीं उसकी बात पर वो हत्ता कट्टा बॉडीगार्ड हैरान हो गया और डरते हुए तुरंत बोला, यह इस रेसिंग क्लब की ओनर मिस अनामिका है। वहीं इतनी कम उम्र की लड़की को इस क्लब का ओनर होते देख सारे लड़के हैरान थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा रेसिंग क्लब को चलाने वाली कोई लड़की होगी, वह भी इतनी कम उम्र की। तभी आदित्य बोला, अगर आप चाहे तो मुझे बैन कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस जैसे बेहुदा इंसान को भी यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह अनामिका के सामने ही श्रेय के नाक पर फिर से एक मुक्का मार देता है। तभी अनामिका आगे आई और खींचकर एक थप्पड़ आदित्य के गालों पर रसीद दी, जिसके कारण आदित्य के गाल दूसरी ओर झुक गया और थोड़ी देर बाद जैसे ही वह अपनी नजरों को उठाकर देखा है तो पाता है कि अनामिका की आंखें गुस्से में लाल पड़ी हुई थी और वह उसी को देख रही थी। उसे इतने गुस्से में देखकर आदित्य के आंखों में पानी आ गया और वह उसी तरह नीचे अपने सर को झुकाए हुए बोला, सॉरी, इस तरह मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया, लेकिन इसने भी तो हिम्मत किया मेरी छोटी बहन के बारे में घटिया घटिया बातें बोलकर।
मैं उससे अभी ठीक से मिल भी नहीं पाया और यह बोल रहा था कि उसे मेरी बहन का जवानी का। इतना बोलते बोलते उसके जुबान लड़खड़ाने लगा और उसके आंखों से आंसू की बूंदें नीचे जमीन पर गिरने लगा, जिसे देखकर अनामिका को अब अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह आदित्य की अधूरी बातों का मतलब समझ चुकी थी। इसलिए वह तुरंत आदित्य को सर को उठाकर अपने गले लगा लेती है। वही आदित्य जो खुद के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह अनामिका के बाहों में गया वह तुरंत अपने दोनों हाथ को उसके पीठ पर रखकर जोर जोर से रोने लगा। वही अनामिका तो वहीं पर फ्रिज हो गई कि यह लड़का उससे इतना चिपक कर क्यों रो रहा है। लेकिन उसे इस लड़के के अंदर से कोई गलत फीलिंग नहीं आया, इसलिए वह अपने हाथ को उसके पीठ पर फेरने लगी। थोड़ी देर बाद आदित्य भी शांत हो गया और उससे अलग हुआ और फिर अपनी नजरों को जमीन पर ठहरा देता है। वही आदित्य को ऐसे देखकर अनामिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह थोड़ा पीछे हुई और तुरंत श्रेय के गालों पर एक थप्पड़ मारती, फिर दूसरा थप्पड़ और ऐसे ही उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात करने लगी। उसका एक थप्पड़ दूसरे थप्पड़ से मजेदार था, इसलिए 5-6 थप्पड़ खाने के बाद श्रेय नीचे गिर गया। वही आदित्य के कानों में थप्पड़ों की आवाज जा रही थी, लेकिन वह अपनी नजरों को नहीं उठा रहा था। लेकिन जैसे ही वह श्रेय को नीचे गिरता देखता है तो वह तुरंत अपनी आंखों को उठाकर देखता है तो पाता है अनामिका अपनी लाल और गुस्से भरी आंखों से श्रेय को घूर रही थी। चैप्टर 27। वही श्रेय के दोनों गाल सूज चुके थे, लेकिन फिर भी वह खुद को सही करके नीचे जमीन पर बैठते हुए बोला, मैम आप इस आदित्य के बात पर विश्वास कर रही है? ये मुझसे हमेशा जलता आया है और इसने आज ये झगड़ा इसलिए ही स्टार्ट किया था कि अगर यह मैच मैं जीत जाऊंगा तो इसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तो अनामिका घूर कर अपने बॉडीगार्ड को देखती है तो वो बॉडीगार्ड जल्दी से वहां से दूसरी तरफ चला गया। तभी अनामिका नीचे घुटनों के बल बैठकर श्रेय के बालों को पकड़ते हुए बोली, तुझे क्या लगा तू मेरे को बेवकूफ बना देगा? मैं लोगों की आंखें देखकर पढ़ लेती हूँ कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। और जब तुझ जैसे कुत्ते मेरे जैसी लड़की पर अपनी गंदी नजर डाल सकते हैं तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तू उसकी बहन के बारे में घटिया बातें नहीं किया होगा। अनामिका की बात सुनकर श्रेय का चेहरा पीला पड़ गया। वही उसके दोस्त जो कि उसके हर गलत और सही काम में साथ देते थे, वह अभी भी श्रेय का साथ देना चाहते थे, लेकिन उन्हें जैसे ही मालूम हुआ कि अनामिका इस रेसिंग क्लब की ओनर है वह पीछे हट गए, क्योंकि वह इतने बड़े इंसान के साथ पंगा नहीं लेना चाहते थे, नहीं तो उनका भी फ्यूचर बर्बाद हो सकता था। थोड़ी देर बाद वही बॉडीगार्ड अपने हाथों में किसी चीज का पेपर लाकर अनामिका के हाथों में थमा देता है। तो अनामिका उस पेपर को श्रेय के मुंह पर मारते हुए बोली, यू आर बीइंग बैन फॉर 2 years बिकॉज यू स्पीक डर्टी थिंग्स अबाउट गर्ल्स। तुम्हें 2 साल के लिए बैन किया जा रहा है क्योंकि तुमने लड़कियों के बारे में गंदी बात बोली। इस पेपर को पढ़ते ही श्रेय का माथे का पसीना छूटने लगा, क्योंकि वह सिर्फ बैन ही नहीं हुआ था बल्कि उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन लग गया था, वह भी इतना बड़ा क्लब के द्वारा। इसलिए वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोला, मैडम प्लीज प्लीज गलती हो गया, माफ कर दीजिए। आइंदा से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्लीज एक बार बस माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से लड़कियों तो क्या किसी के बारे में भी कुछ भी बुरा भला नहीं कहूंगा और ना ही किसी भी लड़की को अपनी गंदी नजर से देखूंगा। वही आदित्य जब श्रेय को अपना गलती स्वीकारता देखता है तो उसे अपने अंदर काफी खुशी हुई और साथ में उसके अंदर अनामिका के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ गया। वही अनामिका उन सबको वहीं पर छोड़कर पीछे मुड़कर जाते हुए बोली, अगर तुम सही में जो बोल रही हैं वह किए तो मैं तुम्हें अपना जुबान देती हूँ, तुम्हारा बैन 1 साल में खत्म हो जाएगा और साथ में तुम्हें इस एलिगेशन से फ्री भी कर दिया जाएगा। इतना बोलकर वह जाने वाली थी, तभी उसके कानों में आदित्य की आवाज आई, मैम क्या मेरे ऊपर भी 1 साल का बैन रहेगा? तो अनामिका के कदम वहीं ठहर गए और वह पीछे मुड़कर आदित्य को देखती है जो मासूम सा चेहरा बनाकर उसी की ओर देख रहा था।
उसे ऐसे देखकर अनामिका को हंसी आ रही थी, लेकिन वह खुद को सख्त बनाते हुए बोली, हम्मम तुम्हें 6 महीने के लिए बैन किया जा रहा है। आखिर तुमने एक कंपटीटर पर हाथ उठाया, वह भी ग्राउंड में, इसलिए तुम्हें अपना पनिशमेंट भुगतना होगा ताकि आगे से तुम्हें जब कोई भड़काए तो तुम गुस्से में अपना कंट्रोल न खो। इतना बोलकर वह बिना वक्त गवाए वहां से चली गई। वही आदित्य को तो पहले अनामिका पर गुस्सा आया क्योंकि उसने उसके ऊपर 6 महीना का बैन अभी भी रखा हुआ था, लेकिन जब उसकी पूरी बात सुनता है तो वह भी सोच में पड़ जाता है कि क्या जब कोई उसे भड़काएगा तो वह गुस्से में अपना कंट्रोल खो देगा और उसके ऊपर हाथ उठाएगा। और इस सवाल पर वह जाकर अटक गया और वह खुद ही इसका जवाब देते हुए बोला, नहीं, मैं किसी के भड़काने पर नहीं भड़कूंगा। मेरा जो एम रहेगा मैं वहां तक पहुंच कर रहूंगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। इतना बोलकर वो वहां से जाने ही वाला था, तभी उसके कानों में श्रेय के कुछ दोस्तों की आवाज गई, सॉरी आदित्य। लेकिन आदित्य बिना उनकी सॉरी सुने वहां से चला गया।